अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर बिजनेस टैक्स का जो है शुरू करते हैं, जो कि है बिजनेस टैक्स का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बोर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पूछा जाता है, जो कि प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या है? ये एक ऐसी रकम होती है कि एक एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट के दौरान दी जाती हैं। मतलब कि जब वो पर्सन अपनी जो है ड्यूटीज़ जो होती हैं उसकी काम की, जब वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कहीं पे वो काम कर रहा होता है, तो जब वो ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो ये प्रोविडेंट फंड जो है आफ्टर रिटायरमेंट उसे दिया जाता है। तो आए आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं आज बताऊंगा कि इसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फंड विच इज़ मेंटेन्ड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एम्प्लॉय इज़ नोन एज प्रोविडेंट फंड। मतलब कि ऐसी रकम जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय के लिए जमा की गई हो, उसे प्रोविडेंट फंड का नाम दिया जाता है। द इंटरेस्ट इज क्रेडिट ईच ईयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर सैलरी which they invest in profitable business, so that when the profit comes from the business, the amount is added into the provident fund. So at the time of retirement, the amount is handed over to the employee. In the case of his death, the partner, the amount is given to their family. मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब ये दोनों कंट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी इक्वल अमाउंट को, तो ये इन्वेस्ट कर देते हैं एक बिजनेस के अंदर जो जिसमें इन्हें प्रॉफिट आता है। और उस प्रॉफिट को हम जो है, मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉयर की सैलरी के साथ मिलाकर तो उसे जमा करता जाता है, और उसे रिटायरमेंट के बाद जो है, रिटायरमेंट के वक्त उसे हैंड ओवर कर देता है। मतलब कि उसकी बकाया जो ज़िंदगी होती है वो फंड उसके लिए होता है कि वो उसमें इस्तेमाल कर सके, ताकि उसे मुश्किल का सामना ना करना पड़े आफ्टर जॉब। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग ड्यूटीज़ को अंजाम देते हुए, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो सारी रकम होती है वो उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब इसमें आगे जो है हम हेडिंग देते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। इट मीन्स डेट द अमाउंट विच इज़ डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय इज नोन एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मतलब कि वो रकम जो कि एम्प्लॉय की तनख्वाह में से काट ली जाए, उसे हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन जो है 5000 पे ले रहा है, और हम उसमें से फॉर एग्जांपल मैं अब एम्प्लॉयर हूँ, तो उसकी सैलरी के अंदर से मैं 5000 में से 500 जो है काट लूँगा, तो जो काटी गई रकम होगी वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी। आगे हम चलते हैं अपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की तरफ। It means that the equal amount will be contributed by the employer contribution in the provident fund. For example, if the employee is contributing 5000, then the employer also contribute the same amount. मतलब कि अगर मेरा एम्प्लॉय जो है 5000 डिडक्ट करवा रहा है, मतलब कि उसकी 50,000 पे थी, तो उसमें से वो 5000 डिडक्ट करवा रहा है, तो जो मेरी कंट्रीब्यूशन होगी वो भी उसमें 5000 ही होगी। मैं बिल्कुल भी 5000 जो है उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। आगे होगा इंटरेस्ट क्रेडिट। इट मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड ईच ईयर क्रेडिट फ्रॉम द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नोन एज इंटरेस्ट क्रेडिट। मतलब कि हर साल में जो अमाउंट हम फाइनल ईयर में, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसकी टोटल वैल्यू क्रेडिट कर देते हैं उसकी पे के अंदर से। मतलब कि बेसिकली बिजनेस में या कंपनीज में हर मंथ ही डिडक्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हर एक साल के बाद या एक साल अप्रोक्सीमेटली एक साल में ही एक साल के
आखिर में जो है वो डिडक्ट करती हैं। तो इसे हम इंटरेस्ट क्रेडिट का नाम देते हैं। और ये जो अमाउंट होती है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी जाती है। आगे आता है अकोमुलेटेड प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड विल बी गिवन टू द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ और एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये जो अमाउंट होती है ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उससे दी जाती है। अगर उसकी मिसाल के तौर पे कि ड्यूटीज़ के दौरान ही मौत वाक़या हो जाती है या वो मर जाता है, तो उसकी जो अमाउंट होगी वो कंपनी का एम्प्लॉयर जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रूल्स के ख़िलाफ़ होता है। और इसके अलावा उसकी वो जो अमाउंट होती है जो उसने जमा की होती है वो विड्रा करवा कर उसके ख़ानदान को दे दी जाती है। आगे हम आएंगे इसकी टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। तो सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो होगी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की। बेसिकली such a fund maintained by the government is known as government provident fund. It is also called statutory provident fund and will be charged according to the section 1925. मतलब कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट इदारे कलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से और खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर, और इसे हम स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड का भी नाम देते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1925 के मुताबिक अदा किया जाता है, मतलब कि चार्ज भी किया जाता है और फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद अदा भी किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फंड चार्ज्ड फ्रॉम रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, वापडा ऑफिसर्स एंड आर्म फोर्सेस। मतलब कि इसकी जो है हम जो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट इदारों से ही होता है। बेसिकली रेलवे है वो भी गवर्नमेंट इदारा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑब्वियसली गवर्नमेंट का नाम ही इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी गवर्नमेंट में ही हम चार्ज करेंगे। वापडा है, आपको आगे पता होगा माशाल्लाह से कि वापडा में प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और बहुत कुछ भी मिलता है। आर्मी फोर्सेस में भी इसे चार्ज किया जाता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारे आर्मीज को दे दिया जाता है। आगे आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, द फंड विच इज मेंटेन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड द कमिश्नर ऑफ टैक्स ग्रांट इज नोन एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। The employer will submit the report to the commissioner of area in which the following particular will be written। मतलब कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो कलेक्ट करती हैं और चार्ज करती हैं। मतलब कि अब जैसा कि प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, तो ये सब भी प्रोविडेंट फंड चार्ज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में जो प्रोविडेंट फंड चार्ज किया जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, जबकि प्राइवेट जो कंपनीज या स्कूल वगैरह होते हैं ये प्रोविडेंट फंड जो है बिल्कुल थोड़ा सा कम देते हैं। और इसकी जो रिपोर्ट होती है हमें कमिश्नर ऑफ टैक्स ग्रांट को जमा करवानी होती है, जिसके फॉलोइंग जो है आगे रूल्स होते हैं। आइए रूल्स की तरफ चलते हैं। तो जिसमें उन रूल्स में हम सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉयज़ का नाम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एड्रेस ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस कहाँ वाक़या है, टाइप ऑफ अ बिजनेस और नेचर ऑफ अ बिजनेस। बेसिकली मतलब क्या का बिजनेस किस टाइप और किस नेचर का है। और इसके बाद इसकी कंडीशंस होती हैं जो इसे अप्रूव करवाती हैं। अबाउट 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन पाकिस्तान। 90% जो अवाम है, खैर आजकल के हालातों के मुताबिक 90% तो कोई एम्प्लॉय नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ड्यू टू माई रिसर्च ये बताया गया था कि पाकिस्तान में 90% जो है
वो एम्प्लॉयज़ जो है काम करते हैं। एम्प्लॉय शुड डिडक्ट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मतलब कि हर साल इन्हें फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कि अगर उसकी 10% है, 5% है, तो उसके मुताबिक ही डिडक्ट की जाएगी। एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर देन कंट्रीब्यूशन देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर बिल्कुल भी एम्प्लॉय से ज़्यादा अमाउंट उसमें ऐड नहीं कर सकता। ये रूल्स के खिलाफ भी हो जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब मेरा जो एम्प्लॉई है वो 5000 डिडक्ट करवा रहा है और मैं उसमें अपनी तरफ से 10,000 जो है वो ऐड करवा दूं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात हो जाएगी। तो जैसा कि अब वो 5000 जमा करवाएगा, मुझे भी 5000 ही जमा करवाना पड़ेगा। द एम्प्लॉय ऑन द डे, द अमाउंट विल बी हैंडेड ओवर टू द एम्प्लॉय ऑन द डे द कीज टू बी एम्प्लॉय, मतलब कि वो जिस दिन दावा करते हैं कि मतलब कि जब वो रिटायर होता है और वो दावा कर देता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मुझे मेरी अमाउंट जो है वो वापस दे दी जाए, जो कि प्रोविडेंट फंड की होती है, उसके रिटायरमेंट में काम आती है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो इसके रूल्स के खिलाफ है कि ये उसे अमाउंट अगर नहीं हैंड ओवर करता तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस भी फाइल्ड किया जा सकता है। तो ये मस्ट होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर हिज डेथ टू हिज फैमिली हमें उसे देना पड़ता है। आगे आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, द फंड विच इज मेंटेन्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बट डू नॉट recognized by commissioner of the area is known as unrecognized fund। मतलब कि इसमें ये भी आ जाता है कि अब हमने फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनाई, वो प्राइवेट थी और उसकी हमने नेचर ऑफ बिजनेस, एड्रेसेस वगैरह, जैसा कि हमने रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस में बताया था कि हमें कमिश्नर साहब को एक रिपोर्ट जो है वो देनी होती है बनाकर, जिसमें नेम ऑफ एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह सब कुछ जो है होता है वो लिखकर देना होता है। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड में ये बिल्कुल भी हम ऐसा कुछ नहीं करते। उसमें ये भी हो जाता है कि हम वो जो एप्लीकेशन होती है मे बी रिजेक्ट हो जाती है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्राउंड्स एंड अदर थिंग इज डैट के एक्ट इज लॉफुल, मतलब कि आपने एक अल्कोहल की जो है कंपनी ओपन कर ली है और ये अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट लॉ है, जो कि कमिश्नर जो है बिल्कुल भी उसे अप्रूव नहीं करेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड प्रोवाइड करती हैं अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयर को। तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था। आगे इसकी जो है वो कैलकुलेशन होती है, वर्किंग होती है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, द फॉलोइंग टेबल हैज बीन डिजाइन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जैसा कि 3 टाइप्स पर ही, ऐसे ही हम 3 ट्रीटमेंट्स 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, एक्यूमुलेटेड बैलेंस नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। आगे आ जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, employee contribution already included in taxable income, employer contribution not included in taxable income, interest credited not included in taxable income, accumulated balance 50% of balance will be taxable, मतलब कि इसमें जो 50% taxable होगा वो बैलेंस